ओके, आज हम पढ़ेंगे पांचवा नियम गेल-लुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। गेल-लुसैक का गैसीय आयतनों का नियम, जिसको क्या बोलते हैं? गेल-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जिसको किसने प्रतिपादित किया था? नाम दिया हुआ है, ठीक है। गेल-लुसैक ने ही प्रतिपादित किया था। कब? 1808 में, ठीक है। चलो, तो इस नियम के अनुसार निश्चित ताप व निश्चित दाब पर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, निश्चित ताप व दाब पर जब दो गैस आपस में संयोग करते हैं, निश्चित ताप व निश्चित दाब पर जब कोई दो गैस, दो अलग अलग प्रकार के गैस ए और बी, सपोज कर लेते हैं दो गैस कौन कौन सा है? ए और बी, संयोग करते हैं तो वे सरल अनुपात में होते हैं। जब दोनों के दोनों गैस आपस में संयोग करेंगे तो इसका सरल अनुपात निकलेगा, ठीक है। क्या बोला? कांस्टेंट टेम्परेचर, निश्चित ताप व निश्चित दाब पर जब दो गैस आपस में संयोग करते हैं तो वो एक सरल अनुपात में होते हैं। और यदि बनने वाला उत्पाद भी गैस हुआ, बनने वाला उत्पाद भी गैस हुआ तो वो इसी के साथ सरल अनुपात प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। जब दो गैस आपस में संयोग करते हैं तो उसका सरल अनुपात होता है, और बनने वाला उत्पाद भी गैस ही हुआ तो ये सभी आपस में सरल अनुपात दिखाएंगे। इतना ही है बस। इसको क्या बोलते हैं? गेल-लुसाक का गैसीय आयतनों का नियम, ठीक है। पॉइंट लिख देता हूं प्रॉपर। ओके, तो गेल-लुसाक का गैसीय आयतनों का नियम क्या बोलते हैं? निश्चित ताप व निश्चित दाब पर जब दो गैस आपस में संयोग करते हैं तो वह सरल अनुपात में होते हैं। जब दो गैस आपस में संयोग करेंगे तो वो सरल अनुपात में होंगे। और यदि बनने वाला उत्पाद भी, जो उत्पाद बनेगा वह भी गैस हुआ तो वह भी इन्हीं के साथ सरल अनुपात में होता है। एक एग्जाम्पल के लिए, H2 प्लस O2 से H2O बनता है, ठीक है। और सभी ये बैलेंस करते हैं इक्वेशन। तो देखो, ऑक्सीजन का 2 है, यहाँ पास 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, H2O, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 2 का मल्टीप्लाई, इधर भी 4 होगा। अब बैलेंस हो गया है, ठीक है। यहाँ पास चेक करते हैं, अगर पहला वाला H2 गैस है और दूसरा वाला गैस है, ये दोनों गैस हैं और आपस में संयोग करते हैं, तो इसके आयतन का सरल अनुपात, निश्चित ताप और निश्चित दाब पर जब दो गैस आपस में संयोग करते हैं तो उसके आयतन, यहां पास थोड़ा चेंज कर लेना, तो उसका आयतन सरल अनुपात में होता है। और यदि बनने वाला उत्पाद भी गैस हुआ तो उसका भी आयतन सरल अनुपात में होगा, ठीक है। आयतन थोड़ा सा चेंज कर लेना। चलो अब देखो, निश्चित ताप व निश्चित दाब पर जब दो गैस आपस में संयोग करते हैं, कौन कौन सा दो गैस? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में संयोग करते हैं, तो इसके अनुपात सरल होंगे। अनुपात किसको, आयतन किसको बोलते हैं? आयतन सरल होंगे। इसके आयतन, जो सामने मल्टीपल रहते हैं ना, उसको उसका आयतन बोलते हैं। H2 के सामने कितना मल्टीपल है? 2। ऑक्सीजन के सामने एक भी नहीं, मतलब एक का कर सकते हैं, तो इसका एक। देखो, ये अनुपात आया 2:1 सरल अनुपात, ठीक है। 2:1 एक सरल अनुपात होता है। और बनने वाला भी, ये जो बना है वो भी गैस हुआ, जो पानी बना है वो भी गैस के फॉर्म में होगा। पानी गैस के फॉर्म में होता है, उसको क्या बोलते हैं? भाप, ठीक है। अगर ये बना है वो भी गैस हुआ तो ये भी इन्हीं के साथ सरल अनुपात में होगा। देखो, डबल डॉट किए, इसका अनुपात, आयतन का अनुपात क्या है? 2, ठीक है। तो ये होता है क्या? गेल-लुसाक का गैसीय आयतनों का नियम, जिसमें अभिकारक तो सरल अनुपात में होते ही हैं जब गैस फॉर्म में होते हैं, तो उत्पाद भी अगर गैस हुआ तो इन्हीं के साथ सरल अनुपात में होते हैं। कब? निश्चित ताप और निश्चित दाब पर। एक और एग्जाम्पल, H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में मिलकर बनाएंगे HCl गैस फॉर्म, ठीक है। बैलेंस कर लो तो क्या होता है? यहां पास हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, यहां पास दोनों 1 1 है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गया।
अब इसके आयतन का अनुपात देखो तो इसके सामने कितने मल्टीप्लाई है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 अनुपात, इसके सामने भी 1 और यहाँ पास तो सामने दिया है 2, 1 अनुपात 1 अनुपात 2, एक सरल अनुपात में मिलता है। ठीक है, कंडीशन क्या रहनी चाहिए, बस निश्चित ताप व निश्चित दाब पर दोनों गैस होनी चाहिए और बना वाला भी गैस हुआ तो सरल अनुपात होगा। ये तो आपस में सरल अनुपात होते ही हैं, ठीक है, यहाँ पास ये सरल अनुपात में होते ही हैं, लेकिन जो बनता उत्पाद गैस है वो भी अगर गैस हुआ तो सरल अनुपात में इन्हीं के साथ सरल अनुपात में होगा। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया गेल-लुसैक का गैसीय आयतनों का नियम। एक लास्ट नियम और है 1.5.6 एवोगैड्रो का नियम, चलो वो देख लेते हैं। ओके, तो आखिरी है क्या, एवोगैड्रो का नियम 1.5.6 एवोगैड्रोस लॉ, जिसे किसने प्रतिपादित किया, एवोगैड्रो ने 1811 में प्रतिपादित किया। क्लियर है? इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब यानी कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर भिन्न भिन्न गैस, एग्जाम्पल ले लेते हैं H2 गैस, N2 गैस, O2 गैस, समान ताप व समान दाब पर भिन्न भिन्न गैसों का आयतन समान हो, इसका आयतन तीनों का आयतन समान हो, सपोज तीनों का सपोज कर लेते हैं V। समान ताप व समान दाब पर भिन्न भिन्न गैसों का आयतन समान हो तो इसमें उपस्थित अणुओं की संख्या समान होती है। कहने का क्या मतलब है, समान ताप समान दाब पर भिन्न भिन्न गैसों, ये तीनों गैस के गैसियस अवस्था में उपस्थित है, समान ताप समान दाब पर भिन्न भिन्न गैसों का आयतन समान हो तो उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या भी समान होती है, मतलब N1 बराबर N2 बराबर N3। ये होती है एवोगैड्रो का नियम। एक बार और पूरा एक लाइन में, एवोगैड्रो का नियम क्या बोलता है, समान ताप व समान दाब पर भिन्न भिन्न गैसों का आयतन समान होने से उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या भी समान होती है। जैसे जैसे आयतन बढ़ाते जाएंगे, गैसों का आयतन बढ़ाते जाएंगे तो उसमें अणुओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। क्लियर है? चलो इसी पॉइंट को लिख के पढ़ते हैं। ओके, तो एवोगैड्रो का नियम क्या बोलता है, समान ताप दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। समान दाब समान ताप, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर भिन्न भिन्न गैस, तीन अलग अलग गैस ले लिए हैं, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस के समान आयतन, तीनों का समान आयतन सपोज कर लेते हैं। ये पहला बॉक्स में हाइड्रोजन है, इसका वॉल्यूम V है, आयतन इसका भी V है, और इसका भी V है। क्लियर है? समान ताप दाब पर, समान ताप समान दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के तीन अलग अलग गैस लिए हैं, H2, O2 और N2। भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। अगर इसमें N1, इसमें N2, इसमें N3 बोला जाए तो तीनों क्या होती है, बराबर होती है। यही होता है क्या, एवोगैड्रो का नियम। एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं क्या, जैसे जैसे हम गैसों की आयतन बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे हम गैसों की आयतन बढ़ाते जाते हैं तो उनमें अणुओं की संख्या भी बढ़ते जाती है। क्लियर है? जैसे जैसे आयतन बढ़ाएंगे तो अणुओं की संख्या भी बढ़ते जाएगी। इसको क्या लिख सकते हैं, V अनुक्रमानुपाती N, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे N की संख्या भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या कर सकते हैं, V अनुक्रमानुपात बराबर के एक अनुपातिक नियतांक लगा के N, V डिवाइडेड बाई N इक्वल टू K। अगर इन तीनों में रिलेट करना चाहे इसी चीज को तो क्या बोलेंगे, V बाई N1, V1 N1। वैसे सभी के लिए आयतन सेम है तो V बाई N1 इक्वल टू V बाई N2 इक्वल टू V बाई N3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सभी के आयतन और
उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या का अनुपात, बटा मतलब अनुपात, ठीक है। एक और बोल सकते हो क्या इसके लिए, किसी भी गैस के आयतन और उसमें उपस्थित अणुओं के अनुपात दूसरे गैस के आयतन और उसमें उपस्थित अणुओं के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर है, ये भी पॉइंट हम इसी के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये होता है अवोगाद्रो का नियम। यही पास हमारा खत्म हो जाता है 1.5, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से स्टार्ट किए थे, यहाँ पास अवोगाद्रो का नियम 6वां खत्म हो गया, ठीक है। अब पढ़ेंगे 1.6 पे आ जाती है बात। क्लियर है, चलो ओके। अगला टॉपिक क्या है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसे आपने 10th में भी पढ़ा होगा और 9th में भी इसके बारे में थोड़ा सा दिया है, ठीक है। आपने ये चीज पहले भी पढ़ रखा है, इसलिए इस टॉपिक को स्किप करेंगे। स्किप करने का मतलब वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है, वीडियो में ही नोट्स इसका प्रोवाइड करा दूंगा, पढ़ के देखिए। आपने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। 10th में हम लोग ये कवर कर लेते हैं, या फिर जब मेरी 10th की वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी उसमें कंटिन्यू आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो ये वाला डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हम यहाँ पास अभी 11th में छोड़ रहे हैं, इसके बाद वाला टॉपिक करेंगे। आप इसको अगर वीडियो में ही देखना चाहें प्रॉपर, तो आप 10th की क्लासेस जैसे स्टार्ट की वहाँ पर देख सकते हैं, या फिर मैं अभी आपको नोट्स प्रोवाइड करा देता हूँ, वहाँ से। क्लियर है, चलो।